इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव में आपका स्वागत है। मैं आज पेश कर रहा हूं सैटरडे सवाल की 19वीं कड़ी। और आप सब सोच ही रहे होंगे कि मैं सैटरडे सवाल के साथ लौट आया हूं, क्योंकि पिछली कड़ी के अंदर मैंने इस बात के बारे में कहा था कि शायद मैं सैटरडे सवाल को रोक दूं। लेकिन इस पूरे वीक के दौरान मैंने सैटरडे सवाल के बारे में विचार किया और कुछ चीज़ें मन में आई और उनके बाद मुझे लगा कि मुझे इसे बंद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये मन में आई कि मैं सवाल जवाब की मशीन नहीं बनना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि जितने सवाल आएंगे उनके जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं दशमलव के ज़रिए जितना हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं हर व्यक्ति की सारे सवालों के जवाब दे सकूँ। सैटरडे सवाल केवल सवाल जवाब के लिए नहीं है। सैटरडे सवाल एक ऐसा एपिसोड है जिसमें मैं आपसे बात करता हूँ और आप अपनी कमेंट्स के ज़रिए मुझसे बात करते हैं। बाकी सारे जो वीडियोस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है। सैटरडे सवाल में ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं होता, तो इसलिए हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर बात कर पाते हैं। जो लोग इस पैटर्न को पसंद करते हैं वो ज़रूर सैटरडे सवाल देखते रहें, और जो लोग ये समझते हैं कि ये बहुत लंबा और व्यर्थ का एपिसोड है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसे देखें या नहीं देखें। तो ये सारी बातें इस हफ्ते मैंने इनके बारे में विचार किया और सोचा कि सैटरडे सवाल को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। अब बहुत सारी बातें हैं शेयर करने के लिए, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कि एक्चुअली अब ये जानना चाहते हैं कि मेरा पिछला हफ्ता कैसे बीता। तो मैं भी अब आपको ये बताता ही चलूँ, जैसे कि हर एपिसोड में करता हूँ, कि मेरा जो ये हफ्ता है बहुत 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 बिज़ी बीता, लेकिन साथ ही बहुत सारा काम भी हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस हफ्ते में मैंने काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव किया, और एक जो संतुष्टि मिलती है कि आप मेहनत करें, काम करें और वो काम सफल हो, तो वैसा कुछ आज मुझे अनुभव हो रहा है। और इसके बाद आते हैं हम एक और बहुत स्पेशल बात के ऊपर। इस बार मेरे पास एक कमेंट आई जिसमें हमारी एक महिला दर्शक ने हमें बताया कि वो आसाम की रहने वाली हैं। आसाम से वो फ्लाई करके पहली बार उन्होंने फ्लाई किया, एयरप्लेन से यात्रा की, और वो फ्लाई करके उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान गई। तो उन्होंने बड़ी सी कमेंट लिख के हमें बताया कि किस तरह से दशमलव के वीडियोस ने उनको इस बात के लिए प्रेरित किया, उनको इस बात के लिए जानकारी दी, और उनके मन में हवाई यात्रा को लेकर जो भी चिंताएं थी वो सारी जो मैंने वीडियो किया था हवाई यात्रा के बारे में, उस वीडियो से उनकी वो चिंताएं मिट गई। और इसकी वजह से वे बिना किसी डर के और चिंता के उन्होंने अपने जीवन में पहली बार हवाई यात्रा की, और वो भी कहाँ के लिए? उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान के लिए, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो किया था। अब ये हो सकता है कि नारायण सेवा संस्थान से उनको मदद मिले, और अगर वहाँ संस्थान से जो उनको इलाज या दूसरी कोई मदद मिलेगी, हो सकता है कि उससे उनके आने वाले जीवन के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़े। तो देखिए, कुछ लोग जो कि दशमलव की कमेंट्स पर केवल एक बहुत ही नैरो फोकस रख के बात करते हैं कि उन्हें इस बात से मतलब है कि उन्होंने पूछा कि इस फॉर्म में क्या भरना है। अगर मैंने बता दिया कि यहाँ ये भर दीजिए, तो वो कहेंगे कि दशमलव बहुत महान है, और अगर हम नहीं बता पाए तो वो दशमलव को एकदम खारिज कर देंगे। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज़ आपके जीवन में कहाँ कैसे आपके काम आ जाए। जीवन को, दशमलव को, और जो कुछ मैं आपको कहता हूँ उन सारी बातों को व्यापक
तौर पर देखना सीखिए। आपको जीवन को ऊपर उठाना है। हमारी ये जो महिला दर्शक हैं, जो पहली बार जिन्होंने हवाई यात्रा की, ये दशमलव का इम्पैक्ट है। और अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि हमने अभी तक 100 से ज़्यादा वीडियो पब्लिश कर लिए हैं और हज़ारों की संख्या में हमारे पास कमेंट्स इकट्ठा हैं इन सारे वीडियोस पर। तो बहुत अच्छा खासा हमारे बीच में बातचीत हो चुकी है, मेरे और आपके बीच में। मैं जानना चाहूँगा कि दशमलव ने आपको किस तरह से प्रभावित किया, तो आप मुझे बताइए। और हर सैटरडे सवाल के एपिसोड में हम इस इम्पैक्ट की भी बात किया करेंगे। किसी एक किसी एक व्यूअर के कमेंट को मैं उठा के और उसे बाकी लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि जो मैं आपको कह रहा हूँ वो वास्तव में, अगर आप उसको जीवन में उतारें तो वास्तव में काम करता है, उसका लाभ होता है। और वो लाभ होता है या नहीं होता है ये आप लोग ही मुझे बता पाएंगे। तो जैसे हमारी महिला दर्शक ने हमें बताया, आप भी हमें बताइए। और हर सैटरडे सवाल में हम एक व्यूअर की कमेंट को शामिल करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते मेरे मन में एक और योजना ने जन्म लिया है। हम सोच रहे हैं, दशमलव की टीम सोच रही है कि हम दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन करें। तो हमारे जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के इलाके में रहते हैं वे इस मीटिंग में आ सकते हैं। मीटिंग का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मिलना जुलना, आपस में बातचीत करना। वहाँ मैं भी मौजूद रहूँगा और आप में से जो भी लोग आएंगे वो एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे, जानकारी को बांट सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे। हो सकता है किसी न किसी के पास उस प्रश्न का उत्तर हो। हम कोशिश करेंगे कि ये जो मीटिंग है ये हम एक ऐसी जगह पे रखें जो पूरी तरह से एक्सेसिबल हो। और हालांकि अभी दिल्ली में गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर हम अभी ये जो विचार है ये केवल एक बहुत इनिशियल स्टेज में है। अभी इसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होगी, पर जैसे जैसे ये विचार थोड़ा शेप लेगा मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। इस बीच आप मुझे बताइए कि क्या आप दिल्ली के आसपास के इलाके में रहते हैं और क्या आप इस तरह के एक गेट टुगेदर में शामिल होना चाहेंगे। तो ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा। अगर ये आइडिया, ये कोशिश सफल रहती है तो हम देश के दूसरे शहरों में भी इस तरह की मीटिंग्स आयोजित कर सकते हैं। ये हुई बात। अब क्वेश्चन की बात। जैसा कि अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखने लगा हूँ। हर सैटरडे सवाल में मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ जिसके बारे में आप मुझे जवाब देते हैं। तो इस बार हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया है, मैं भूल रहा हूँ किसने किया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो विकलांगजन के माता पिता हैं, यानी जो पेरेंट्स हैं, वो क्या करें ताकि वे अपने विकलांग बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सके, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली। मतलब क्या किया जाए, सेविंग्स कैसे की जाएं, या कुछ भी जो भी आपके मन में आइडियाज़ आएँ वो आप बताएं। और ये सारी जो बातें हैं इनको मैं अगले सैटरडे सवाल में इसको डिस्कस करूंगा। और जितने भी माता पिता जिनके पास कोई विकलांग बच्चा है उनके ये बहुत काम की चीज़ होगी, क्योंकि विकलांगता से डील करने के लिए आपको काफ़ी सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इन संसाधनों की प्लानिंग पहले से ही शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आइए मिलजुल के हमारे जीवन में जो भी हमने जो भी अनुभव हासिल किए हैं उसके आधार पे हम दूसरे लोगों को मदद करने की कोशिश करें। तो प्रश्न एक बार फिर से कि जिन माता पिता के पास एक विकलांग बच्चा है वे क्या करें जिससे कि उस बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। ऑफ कोर्स उसको एजुकेट करना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हम खास तौर पे यहाँ फाइनेंशियल सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो जो भी आइडियाज़ हों शेयर करिएगा कमेंट्स के ज़रिए। और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सैटरडे सवाल में हम
जितने भी सवाल लेते हैं ऐसा नहीं है कि हम केवल उतने ही सवालों के जवाब देते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब हम कमेंट्स में ही दे देते हैं लिखकर। मैं भी दे देता हूं और जो हमारे स्टार कमेंटेटर्स हैं वो भी कमेंट्स के ज़रिए जवाब देते रहते हैं। अब चूँकि स्टार कमेंटेटर्स की बात आ गई है तो इस हफ्ते के स्टार कमेंटेटर्स हमारे हैं कलाराम राजपुरोहित, अंगद सिंह और विट्ठल राजपुरोहित। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पिछले हफ्ते के दौरान सबसे ज़्यादा कमेंट्स करके जो हमारे दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब दिए और उनको मदद करने की कोशिश की। जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, वे भी कोशिश करें कि जो भी जानकारी आपके पास है वो आप दूसरे लोगों के साथ बांट सके। तो केवल कमेंट पोस्ट मत कीजिए, बाकी लोगों ने क्या लिखा है उसको भी पढ़िए। उसमें से हो सकता है कि आपको जवाब मिल जाए अपने प्रश्न का, या हो सकता है कि किसी और के प्रश्न का आप उत्तर दे सकें। इसी तरीके से जानकारी बांटते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत जल्दी से 2-3 छोटी छोटी बातें। मेरा फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है, सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर दूं। मेरा फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है, मैं फ़ोन पर बात नहीं कर सकता हूं। कुछ लोगों के साथ मैं जहां संभव होता है मैं बात कर लेता हूं, लेकिन अदरवाइज़ मेरा फ़ोन नंबर जनरल पर्पज़ के लिए उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, हम दशमलव में दिव्यांग शब्द की जगह विकलांग शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसे बदलने का हमारा फ़िलहाल कोई विचार नहीं है। तीसरी बात, एक और सवाल है जो कि बहुत पूछा जाता है कि क्या विकलांग लोग पढ़ने के लिए या काम करने के लिए फ़ॉरेन जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। इसका जवाब हम पता नहीं कितनी बार दे चुके हैं, पर फिर भी घूम फिर के जो हमारे नए दर्शक हैं, जो हमसे नए जुड़ते हैं, वो इस सवाल को पूछ लेते हैं। ये भी एक बात रही कि हाँ, विकलांगजन पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, काम करने के लिए, रहने के लिए विदेश जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सवाल कि UDID कार्ड कितने दिन में आएगा? जिन लोगों के मन में ये प्रश्न है वो दशमलव चैनल पर हमने इसके बारे में एक वीडियो किया हुआ है ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये बात रही। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो सवाल इस बार मैंने पिक किए हैं उन पर आने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स और कुछ सवाल पढ़ के बता रहा हूँ। आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि कई बार हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए एक दर्शक ने पूछा कि मुझे सिकंदराबाद के DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर का फुल एड्रेस चाहिए पिन कोड के साथ। ये हमसे पूछा गया है। मैंने भी सोचा कि शायद काफ़ी मुश्किल रहा होगा इनके लिए एड्रेस हासिल करना, तो इसलिए हमसे पूछा जा रहा है। मैंने गूगल में यही टाइप किया, सिकंदराबाद DRM एड्रेस, और एड्रेस मेरे सामने था विद फ़ोन नंबर, विद पिन कोड, विद ये बात कि वो ऑफ़िस कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है और उस ऑफ़िस की तस्वीरें तक, और इवन जो DRM है उनकी तस्वीर भी आ गई थी। कोशिश करिए, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल कीजिए। आजकल सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए। फिर एक और उदाहरण लीजिए कि सर, मैं सरकारी अस्पताल में UDID कार्ड बनवाने गया था। मैंने वहाँ देखा कि अस्पताल के कर्मचारी PH लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रहे। इस समस्या पर मैं क्या करूं, सलाह दीजिए। अब इसमें भी हम क्या जवाब दे सकते हैं, क्या किया जा सकता है? लोग हैं, हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। आप इसको इग्नोर ही कर सकते हैं, बेस्ट यही है, क्योंकि और तो कोई इसका रास्ता नहीं है, बस यही है। इनफैक्ट इसके बारे में एक दर्शक के साथ कमेंट्स के ज़रिए बात भी हुई थी कि अगर कोई गाली देता है तो हम क्या करें। तो अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, आपकी विकलांगता को आधार बनाकर आपका अपमान करता है, तो आप उसको इग्नोर करें,
उसमें गुस्सा होके या अपने गुस्से को जाहिर करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उसका जो सही तरीका है वो 2 चरणों में है। एक, इग्नोर कर दीजिए, और दूसरा, अपने आप को इतना ऊंचा उठाइए कि कल को वो व्यक्ति आपका अपमान ना कर सके। मैं अपना उदाहरण दे के आपको बता देता हूँ कि एक टाइम था जबकि मैं बसों में सफ़र करता था। अब मैं बस में सफ़र नहीं करता हूँ। एक ज़माना था जब पैसे नहीं होते थे तो मैं बस के अंदर सफ़र करता था, और बस के जो ड्राइवर्स होते थे वो कई बार मुझे अपनी बस में चढ़ाते ही नहीं थे। इनफैक्ट एक दर्शक ने एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था, और वो दर्शक अगर ये सैटरडे सवाल देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान दें कि मुझे वो चढ़ाते नहीं थे बस में, और इसी तरह की बातें बोलते थे जैसे इन दर्शक के साथ घटना हुई कि तुम हमारी बस में मत चढ़ो, तुम अशुभ हो, हम तुम्हें नहीं चढ़ाएंगे, ये कहाँ से आ गया। उनको जल्दी से कहीं पहुँचना होता था, लेकिन मुझे चूँकि बस में चढ़ने में थोड़ा सा समय लगता था, बैसाखियाँ अंदर रखना, फिर खुद को खींच के उठाना, वो सारी चीज़ें, तो इतना सब्र उनके पास था नहीं और वो मुझे नहीं चढ़ाते थे। तो मैं क्या करता था, मैं जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैं अपने मन में केवल एक ही बात रिपीट करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे इस बस में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस, और कुछ नहीं। और आज वो दिन मौजूद है। मुझे बस में चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ कहीं भी मुझे जाना होता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं, लेकिन मैं टैक्सी से जाता हूँ, मैं ऑटो रिक्शा दिल्ली में चलते हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सहूलियत के साथ जाता हूँ। बस में मैं एक्चुअली बस का इस्तेमाल करना चाहूँगा, सच बता रहा हूँ। जब मैं विदेश में रहता था तो वहाँ पर मैं बसों का ही इस्तेमाल करता था, लेकिन बसों का सिस्टम भी तो ऐसा हो ना कि जिसे आप सुविधा के साथ इस्तेमाल कर सके। अगर बसें ही ऐसी होंगी जो आपको गिरा दें, कुचल दें या आपका अपमान करे उस बस का स्टाफ, तो फिर आप कैसे उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है कि कोई अपमान कर ना सके। यही इसका एक तोड़ है। बाकी इसके अलावा समाज की जो उसकी विचार है उनको तो नहीं बदला जा सकता। उसको बदलने में बहुत समय लगता है, कई पीढ़ियां लग जाती हैं। फिर एक और दर्शक ने प्रश्न किया है कि थैलेसीमिया पेशेंट्स को, थैलेसीमिया के बारे में मैंने आपको अपने हाल की एक वीडियो में बताया था, थैलेसीमिया पेशेंट्स को रेलवे हर तरह की छूट क्यों नहीं देती। अब बताइए इसका मैं क्या जवाब दूं कि हर तरह की छूट का क्या मतलब है, किस किस तरह की छूट हम चाहते हैं। इस तरह के प्रश्न ना करें, उसमें थोड़ा बहुत कुछ स्पेसिफिक हो, कुछ ऐसा हो जो कि ख़ास तौर पर पूछा जा रहा है। एकदम जनरल ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देना, उससे फिर हम कुछ जवाब दे भी नहीं पाते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं आगे, और अब मैं सवाल ले रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, 2-3 लोगों ने पूछा है। हाल के टाइम में मैंने एक वीडियो किया था स्क्राइब के बारे में कि जिन विकलांग स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के वक्त एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो किया था। प्रश्न ये आया है कि क्या एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए स्क्राइब भी लेना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम तभी मिलेगा जब वो स्क्राइब लेंगे। स्क्राइब मतलब कि जो उनके लिए लिखेगा। तो जो लोग खुद नहीं लिख सकते वो उनके लिए कोई स्क्राइब अलॉट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है और आपको केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। स्क्राइब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए तो मत लीजिए। यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे दर्शकों ने इसके बारे में कहा है कि उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए देखिए, ये कई लेवल का प्रश्न है। पहला तो ये कि एक्स्ट्रा टाइम किसे मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम हर उस व्यक्ति को मिल सकता है जिसको किसी वजह से एग्ज़ाम को लिखने में दिक्कत आती हो। वो चाहे वो व्यक्ति किसी
डिसेबिलिटी का शिकार है या किसी और ऐसी दूसरी कंडीशन से प्रभावित है जो कि 21 जो हमारी RPWD एक्ट की डिसेबिलिटी कंडीशंस हैं उसमें आए या ना आए, कोई भी वजह से अगर वो नहीं लिख पा रहा है, बाकी लोग उससे बेहतर लिख पाते हैं, उसको कोई भी समस्या है जिसकी वजह से वो नहीं लिख पा रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। पर उसके लिए आपको CMO से एक लेटर लिखवाना होगा जिसमें कि CMO ये साफ साफ लिखें कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति को एग्जामिन किया है और मेरे विचार में इस व्यक्ति को लिखने में या जो भी आपका एग्ज़ाम है उस चीज़ में दिक्कत आएगी और इसके लिए इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। तो अगर इस तरह का आप एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर या एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी को आप वो सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और स्क्राइब लेने की मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, स्क्राइब लेना मैंडेटरी नहीं है। तो ये बात रही। फिर इसके बाद एक दर्शक ने प्रश्न किया है कि सर ये जो प्रश्न है ये मेरे उस वीडियो से संबंधित है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मैंने बात की थी। तो इन्होंने कहा है कि सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, वो है डिसेबल्ड एम्पावरमेंट, अदरवाइज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर ए डिसेबल्ड पर्सन हु इज़ स्टार्विंग। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई विकलांग व्यक्ति भूखा है, उसके पास संसाधन नहीं है, जॉब नहीं है, खाना नहीं है, तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके क्या करेगा, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। मैं भी मानता हूँ इस बात को, सही बात है कि सबसे पहले तो आपको अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि डिसेबिलिटी इज़ बोथ द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि विकलांगता गरीबी का प्रभाव भी है और उसका कारण भी है। मतलब कि गरीबी की वजह से विकलांगता ज़्यादा हो सकती है और विकलांगता की वजह से गरीबी ज़्यादा हो सकती है। यानी ये एक साइकिल है, एक चक्र है। तो अगर हम ये मान के चलें कि आप गरीब हैं और इसलिए आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये काफ़ी हद तक संभव है कि आप कभी गरीबी से निकल ही ना पाएँ, क्योंकि ये तो चक्र है ना। आपकी विकलांगता आपकी गरीबी को बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि विकलांग व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है कि वो जॉब हासिल करे या अपनी आजीविका इतनी कमाए कि वो गरीबी से बाहर निकल आए। और गरीबी भी विकलांगता को बढ़ाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास उतने संसाधन नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है, उतने आराम सुख सुविधाएं नहीं है, और इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि उसको किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाए, कि कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से उसको विकलांगता का सामना करना पड़े। तो ये एक चक्र है। तो कहीं ना कहीं आपको उस चक्र को तोड़ना होगा। तो अगर आज आप विकलांगता और गरीबी दोनों से जूझ रहे हैं और विकलांगता से आप पीछा छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर छुड़ा सकते तो आप छुड़ा चुके होते अभी तक, तो आप एक ही चीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं और वो गरीबी। गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए भी एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो इसको हल्के में ना लें, ध्यान दें कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में सुधार ला सकते हैं, और उससे इस बात की संभावना बढ़ेगी ही कि आपको जॉब मिल सके, आपको काम मिल सके और आप अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला सकें। चलिए आगे बढ़ें। ओके, ये सवाल है सर मेरे इस सवाल का ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि किसी भी फॉर्म में सिर्फ OL या BL सिलेक्ट करना होता है, बट किसी कमर की वजह से चलने में परेशानी। ओके, मैंने इसको पढ़ लिया है। इन्होंने ठीक से वो लिखा नहीं है, पर मैं समझ गया हूँ। और ये एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसकी हमारे दर्शक बात कर रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि फॉर्म जो भर रहे हैं उसके अंदर दो ही ऑप्शन है कि या तो आप OL लिखें या BL लिखें, यानी वन लेग से आपको डिसेबिलिटी है या बोथ लेग में, दोनों पाँव में डिसेबिलिटी है। तो यही दो ऑप्शन है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कमर में दिक्कत है
पाँव में दिक्कत नहीं है उतनी, पर कमर में दिक्कत है, तो वो क्या करेगा? मतलब कमर की दिक्कत की वजह से वो चल नहीं पा रहा है, पर उसके सर्टिफिकेट के मुताबिक उसको कमर में ही दिक्कत है, हिप्स में दिक्कत है, पाँव में दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करेगा? क्या वो 1 लेग लिखेगा या बोथ लेग लिखेगा? देखिए, इस तरह की जो कंडीशंस हैं, और ये केवल ये कमेंट नहीं है, इस तरह की और भी 2-4 कमेंट्स आई हैं जहाँ पर कि एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि एक गांठ सी लग जाती है कि आप ना इधर जाए बनता है ना उधर जाए बनता है। सो ऐसी स्थिति में आपको मैं यही कह सकता हूँ कि एक आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को ठीक करा लें। जो मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उससे कहें कि भाई आपने कमर का तो वो दे दिया है, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि इस तरह की कमर की डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। सो आप मुझे कुछ ऐसा लिख कर दीजिए जो सही भी हो और मैं कहीं इस्तेमाल भी कर सकूं। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि आप जो भी क्लोजेस्ट हो, जो आपके सर्टिफिकेट पे जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन फॉर्म में जो भी आपकी रियल कंडीशन के सबसे क्लोज आता हो, उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कमर में दिक्कत है और आपको चलने में भी दिक्कत आती है, आप एक पाँव पे बोझ लेके चलते हैं और दूसरे पाँव का आप नहीं इस्तेमाल करते, तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक पाँव पर चल रहे हैं लेकिन दूसरे पाँव पर आप बोझ नहीं ले रहे, तो आप उसको 1 लेग लिख सकते हैं। सो यही तरीका है। इस तरह की कंडीशंस आती हैं, आप अकेले नहीं हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जहां कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो यही 2 सोल्यूशन हैं जो मैंने आपको बताए। या तो आप सीएमओ से बात करके अपने सर्टिफिकेट में सुधार कर लें, या आप क्लोजेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। और क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अपनी डिसेबिलिटी को आप ही सबसे बेहतर जानते हैं। सो ये बात रही। अब अगला प्रश्न देखें। ओके, यहाँ हमारे एक दर्शक हैं जो कि 24 साल के हैं। 5 साल की आयु में इनके दाहिने हाथ की कोहनी में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इसका कोई भी इलाज नहीं करा पाए। और 16 वर्ष की उम्र में इनके लिए एक PWD कार्ड बना था, मेरे ख्याल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, और वो 10 साल के लिए बना था 16 साल की उम्र में। अभी इनकी उम्र 24 साल हो गई है, और चूँकि इन्होंने अपने उस फ्रैक्चर का इलाज नहीं कराया, तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ते बढ़ते अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो और वैसे भी 10 साल का कार्ड बना था, तो अब 2 ही साल बाकी हैं। तो इन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या PWD कार्ड हासिल करने के लिए ऑपरेशन मैंडेटरी होता है? इनका ये मानना है कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन नहीं कराया, तो क्या इस वजह से इनको PWD कार्ड देने से मना किया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। आपको जो भी डिसेबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई इलाज हो या आपका कोई ऑपरेशन हो। अगर आपको डिसेबिलिटी है तो है, उसमें आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, इन्होंने ये पूछा कि क्योंकि इनका जो कार्ड है वो केवल 10 साल के लिए वैलिड था, तो क्या इसे जो डिसेबिलिटी है उसको परमानेंट माना जाए या टेम्परेरी माना जाए? इसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में फ्रैक्चर है और उसका अगर आप इलाज कराएंगे तो ये संभव है कि आपका हाथ ठीक हो सके। कितना ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो आपकी कंडीशन पर और निर्भर है, और जो सर्जन है वो आपको बताएंगे, डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो डिसेबिलिटी है टेम्परेरी मानी जाएगी। इसीलिए आपको 10 साल का रिन्यूअल भी दिया गया है कि 10 साल के अंदर आप इलाज कराएं, और 10 साल के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा कि आपके हाथ की कंडीशन कैसी है, और जो भी कंडीशन होगी उसके आधार पर नया सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
तीसरा इनका सवाल है कि अगर ये कार्ड टेम्परेरी है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इनको इस कार्ड से मिल सकती हैं। टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से आपको कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। जहाँ तक रिज़र्वेशन की बात है उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। जो रिज़र्वेशन जॉब्स में रिज़र्वेशन है वो केवल परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए ही उपलब्ध होता है। ये और अब मेरे पास आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न में क्या कहा गया है? सर मैं विजुअली हैंडीकैप्ड हूँ 75%। सर मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम के लिए राइटर लेना ज़रूरी है। आई थिंक इसका जवाब मैंने दे दिया है। आगे ये कह रहे हैं कि बिना राइटर के एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि मुझे हाँ, इनका प्रश्न यही है जिसका मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए राइटर भी लें, स्क्राइब भी लें। बिना स्क्राइब या राइटर लिए हुए भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। इसके लिए आप अपने CMO से बात कीजिए, वो आपको एक सर्टिफिकेट, एक लेटर की फॉर्म में वो देंगे जिसमें वो लिखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाना चाहिए। ये प्रश्न थे इस बार के। और इस एपिसोड का समापन करने से पहले जो शुरुआत में मैंने 2-3 बातें कही थी उसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि एक तो मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में आपसे इम्पैक्ट के बारे में पूछा था। तो इम्पैक्ट के बारे में बताइएगा कि क्या दशमलव की वजह से आपके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, बेहतर करने वाला प्रभाव पड़ा है। और दूसरा मैंने आपसे दिल्ली में जो मीटिंग हम प्लान कर रहे हैं उसके बारे में पूछा था कि आप दिल्ली में रहते हैं, क्या आप इस तरह की मीटिंग में आना चाहेंगे, क्या आप इस तरह की मीटिंग में आ सकते हैं, ये बातें हमको बताइए। और तीसरा जो मैंने प्रश्न किया कि ऐसे पेरेंट्स जिनके पास एक विकलांग बच्चा है वो क्या करें जिससे कि वो अपने बच्चे का फाइनेंशियल भविष्य सुरक्षित कर सकें, या कोई और भी तरीका हो जिससे कि वे अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकें, उसे सुरक्षित कर सकें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट में लिखिए। टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे लिखिए, अलग अलग कमेंट्स में लिखिए, पर लिखिए, बातचीत कीजिए मुझसे और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।